देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, क्या आपकी कभी किसी से दुश्मनी हुई है? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप नहीं जानते कि जिस इंसान से आपकी दुश्मनी है वो कितना खतरनाक हो सकता है। भले ही वो आपसे उस वक्त कुछ ना बोला हो, लेकिन वो शख्स आपको भुलाकर कभी भी अपनी घिनौने काम को अंजाम दे सकता है, चाहे वो किसी शस्त्र से या फिर किसी तंत्र मंत्र से, जिससे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। वो आप पर सामने से वार भी कर देगा और आप समझ तक नहीं पाएंगे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। ठीक ऐसा ही वाकया मेरे साथ भी घटा था। मैंने सोचा तक नहीं था कि इंसान सच में ऐसा भी कर सकता है, जबकि मेरी तो उस इंसान से दुश्मनी तो छोड़ो, बल्कि मैंने उसे कभी देखा तक नहीं था। पर हाँ, मेरी माँ ने मुझे ज़रूर बताया था कि वो इंसान मेरे पिताजी का कोई दूर का जान पहचान का था। लेकिन जब वो मुझसे मिला और फिर जो उसने अपनी काली विद्याओं से मेरे साथ दहशत मचाया, वो सुनकर तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, क्या है असल हकीकत मेरी ज़िंदगी की, आइए जानते हैं पूरी गहराई से। दोस्तों, मेरा नाम शंभू है और मैं असम के एक छोटे से गांव का निवासी हूं। वैसे तो मैं फ़िलहाल अभी चेन्नई शहर में रहता हूं अपनी फैमिली के साथ। पर जब ये दर्दनाक हादसा मेरे साथ हुआ था, तो उस वक्त पिताजी के देहांत के बाद मैं अपनी माँ को लेकर चेन्नई आ गया था, जहाँ पर रहकर मैं अपनी दुख भरी ज़िंदगी से उभरकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत में लग गया। सब कुछ ठीक ठाक था। गांव छोड़े हुए मुझे लगभग 6 साल बीत गए थे, मगर मैंने सोचा नहीं था कि इन 2.5 सालों में मेरे ऊपर एक ऐसी मुसीबत कहर बन के टूटेगी कि मैं संभल भी नहीं पाऊंगा। दरअसल हुआ ये था कि जब मैं ऑफिस में अपने काम को लेकर थोड़ा परेशान था कि इसी बीच कंपनी के टेलीफोन पर एक अनजान शख्स का कॉल आया। और जब मेरी बात उस शख्स से हुई तो पता चला कि वो कोई कालीचरण नाम का आदमी है, जो मेरे पिताजी का पुराना जान पहचान का साथी है। साथ ही उस आदमी ने बताया कि वो किसी काम के सिलसिले में चेन्नई आ रहा है, तो वो कुछ दिन मेरे घर पर रुकना चाहता है। और जब मैंने उससे ये पूछा कि तुम्हें मेरी कंपनी का नंबर कैसे मिला, तो उसने बोला कि बहुत ही मशक्कत करने के बाद गांव वालों से ये नंबर मिला है। खैर, मैंने ज़्यादा पूछताछ ना करते हुए ये कहकर फ़ोन काट दिया कि ठीक है, आप आ जाइए, रुकने का इंतज़ाम हो जाएगा। दोस्तों, फ़ोन कट हो जाने के बाद अब मेरे जहन में ये सब सवाल चल रहे थे कि पहले कभी तो मैंने अपने पिताजी के ऐसे किसी दोस्त या फिर जान पहचान वाले को ना तो कभी देखा था और ना ही कभी सुना था, तो फिर ये कौन शख्स है जो अपने आप को मेरे पिताजी का साथी बता रहा है। और जबकि पिताजी को एक्सपायर हुए लगभग 6 साल हो गए हैं, तो फिर भला अब वो यहाँ पर क्या करने आ रहा है। काम की टेंशन और उस आदमी की बातों की रौना-गौनी में पूरा दिन बीत गया। और फिर जब छुट्टी हुई तो मैं अपने घर यानी कि माँ के पास पहुँचा। पहले तो मैं घर जाते वो बात भी भूल गया था जो कि पूरे दिन भर मेरे दिमाग में चल रही थी। फिर अचानक मेरा ध्यान उस फ़ोन वाली बात पर गया और मैंने माँ से झट से पूछा, अरे मम्मी, वो किसी कालीचरण नाम के आदमी का फ़ोन आया था गाँव से, कह रहा था कि पापा का बहुत ही पुराना दोस्त है, यहाँ पर रुकना चाहता है वो कुछ दिन के लिए। मेरी बात सुनते मम्मी पहले तो चुप हो गई और एक गहरी सोच में पड़ गई। अभी मम्मी कुछ सोच ही रही थी कि तभी मैंने कहा, क्या हुआ मम्मी? इससे आगे मैं कुछ बोलता कि तभी मम्मी ने बताया कि हाँ, वो एक तेरे पापा के दोस्त तो थे, शायद वही होंगे, चल कोई नहीं, आने दे, जब आएंगे तो पता चल ही जाएगा। इतना बोलकर मैं और मम्मी खाना पीना करने लगे और फिर रात को सो गए। फिर तकरीबन 2 दिन बाद जब मैं रात के यही कोई 11:45 का वक्त था, तो मैं सो रहा था कि तभी दरवाजे पर हुई दस्तक से मेरी आंख खुल गई। और जब मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो मैं न पाया कि दरवाजे पर हाथ में झोला लिए एक 47 साल का आदमी खड़ा है, जिसकी लंबी लंबी मूछें और दाढ़ी थी, गले में गमछा डला हुआ था और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उस आदमी को देखते मैंने कहा, जी कहिए, क्या बात है? मेरे इतना पूछते उस आदमी ने कहा, मैं कालीचरण, वो उस दिन तुमसे मेरी बात हुई थी ना, मैं गांव से आया हूँ। दोस्तों, अभी उस आदमी ने अपना थोड़ा सा परिचय ही दिया था कि तभी मैंने कहा, अरे हाँ, याद आया, आइए, मैं तो भूल ही गया था, बताइए सब ठीक तो है ना? इतना बोलकर मैं उस आदमी को अंदर ले आया और पानी पीने को दिया। अभी मैं सोच ही रहा था कि मैं मम्मी को जगा दूं, लेकिन रात कुछ ज़्यादा ही हो गई थी।
जिस वजह से मैंने मम्मी को जगाना ठीक नहीं समझा और मैंने खुद ही चाय पानी पिलाकर उस आदमी को अपने कमरे में सुला लिया। हमें बातचीत करते हुए लगभग रात के 12:30 बज गए थे और उसके बाद वो आदमी मेरे बिस्तर यानी कि खाट पर सो गया और मैं वहीं नीचे ज़मीन पर। अभी कुछ ही देर हुई थी मेरी आंख लगे कि तभी एक अजीब सी आवाज़ के चलते मेरी आंख खुल गई और जब आंख खुली तो मैंने पाया कि वो जो आदमी था अब अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था, जो अपनी आंख बंद किए मंद आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा था। पर क्या, ये तो मुझे साफ साफ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, इतना ज़रूर मालूम पड़ रहा था कि वो कोई मंत्र जैसा कुछ बुदबुदा रहा है। मैं हैरान था कि इस आदमी को इतनी रात को ये क्रिया करने की बजाय सो जाना चाहिए, क्योंकि यह आदमी दिन भर का सफ़र जो तय करके आया था। खैर, मैं करता भी तो क्या उस वक्त। मैं अपनी चादर ओढ़े बिस्तर पर सो गया, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि अभी जो आदमी कर रहा है मैं उसकी वजह से बहुत ही बड़ी परेशानी में फंस जाऊंगा, क्योंकि कुछ देर के बाद ही मुझे अजीब सी आवाज़ें अपने कमरे में सुनाई देने लगी थी, जिसके चलते मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था और उठकर बैठ गया। पर मैं सबसे ज़्यादा हैरान तो तब हो गया जब मैंने उस आदमी को सोते हुए देखा था, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही वो आदमी अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। पर डर वाली बात तो ये थी कि ये अजीब सी आवाज़ें अभी भी आ ही रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि वो आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। एक पल को मैंने सोचा कि मैं उस आदमी को जगा लेता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और उस पूरी रात मैं उन आवाज़ों के डर के साए में ही जगा रहा। फिर जब सुबह हुई तब जाकर उन आवाज़ों का आना बंद हुआ। वो आदमी 2 से 3 दिन मेरे घर पर रुका और ठीक रात को वो अपने बिस्तर पर बैठ जाता और धीरे से कुछ बुदबुदाता और सो जाता। फिर उसके बाद मुझे वही आवाज़ें सुनाई देने लगती जो पहले सुनाई दी थी। पता नहीं क्या बीमारी थी उस आदमी को जो वो रात में ऐसी हरकतें करने लगता। खैर, जब वो चला गया तो मैंने सारी बात मम्मी को बताई, जिसे सुनकर मम्मी भी हैरान हो गई। लेकिन अब उस आदमी के जाने के बाद हमारे घर में एक नई मुसीबत सामने खड़ी हो गई थी, क्योंकि जब भी हम माँ बेटे रात को सोते तो रात भर हमें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगती। ऐसा लगता जैसे कोई एक दूसरे को मार काट रहा हो, कोई बहुत ही दर्द में हो, तो कभी ऐसा लगता जैसे घर में कोई घूम फिर रहा हो। हम दोनों माँ बेटे उस दहशत भरी आवाज़ों के चलते मानसिक बीमारी का शिकार होने लगे थे। ना ही तो मेरा किसी काम में मन लगता और ना ही तो किसी से बात करने का जी करता। तभी एक रात जब मैं और मम्मी हम दोनों खाना पीना कर रहे थे, तो उस वक्त यही कोई रात के 8:30 बजे का वक्त था कि तभी घर में एक गंदी बदबू फैलने लगी। वो गंध इतनी ज़ोरदार थी कि मुझसे रुका नहीं जा रहा था। मम्मी को उसी वक्त उल्टियाँ होनी शुरू हो गई, जिस वजह से मम्मी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई। अभी मैं मम्मी को ही संभाल रहा था कि इसी बीच एक तेज हवा का झोंका ना जाने कैसे घर में घुसा और घर का पूरा सामान इधर से उधर बिखर गया, जिसे देखकर अब मेरी भी हालत ख़राब होने लगी थी। खैर, उस वक्त मैंने अपनी मम्मी पर ज़्यादा ध्यान देना ही ठीक समझा और मैं तुरंत ही उनको नज़दीकी अस्पताल ले गया। पर मम्मी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है। वो पूरी रात मेरी अस्पताल में ही कटी, पर मैं उस रात यही सब सोचता रहा कि आखिर ये सब घर में हो क्या रहा है। फिर जब सुबह हुई तो मैं मम्मी के पास गया तो अभी मम्मी सोई हुई थी, पर मेरे मन में वही सब बातें चल रही थी कि आखिर ये सब क्या है। यही सब सोचते हुए मैं नीचे हॉस्पिटल से बाहर गया और वहीं एक चाय की टपरी पर बैठकर चाय ली। चाय में 2 से 3 ही घूंट मारे होंगे कि तभी मेरा माथा ठनका और जब मैंने सामने देखा तो एक केसरिया धोती पहने बाबा सर नीचे झुकाए अपना रास्ता तय कर रहे थे। उन्हें देखते मैं तुरंत उनके पास गया और उनके आगे हाथ जोड़ते हुए अपनी सारी बात बताई। पहले तो वो बाबा मुझे ऊपर से नीचे तक घूरने लगे, लेकिन कुछ देर के बाद गंभीरता से बोले कि तुम पर बहुत ही बड़ा संकट है और तुम्हारे घर में जो बिस्तर है उसके नीचे शमशान से लाया गया एक काला कपड़ा है जो जादू टोने में काम आता है। किसी ने तुम्हारे घर में उस काले कपड़े को शमशान से जगाकर उस बिस्तर के नीचे रखा है, जो तुम्हारे घर में विनाश का कारण बनेगा। जितना जल्दी हो सके तो उस काले कपड़े को घर से बाहर ले जाकर आग से जला दो और घर में एक पूजा करवाओ ताकि घर का शुद्धिकरण हो सके। दोस्तों, उन बाबा की बात सुनकर मैं तुरंत ही उन बाबा को हाथ जोड़कर अपने घर ले गया।
जहाँ जाकर जब मैंने अपने बिस्तर के नीचे देखा तो सच में मेरे बिस्तर के नीचे एक काला कपड़ा सिंदूर से सना हुआ रखा था। उन बाबा ने तुरंत उस काले कपड़े को हटाने को बोला और उसे जलवा दिया। पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि जब वो कपड़ा जल रहा था तब उस कपड़े से जिंदा इंसानों की चीखों की आवाज़ें मेरे कान में गूंज रही थी, जिसे सुनकर मैं बुरी तरह से डर गया था। खैर तभी उन बाबा को मैंने उस आदमी वाली सारी बात बताई कि किस तरह से वो आदमी रात को मेरे कमरे में उठता और अजीब सी आवाज़ में कुछ मन ही मन बड़बड़ाता रहता। तभी उन बाबा ने बताया कि वो तुम्हारे पिताजी का बहुत ही पुराना दुश्मन था और उसने ही तुम्हारे पिताजी को मारा था और अब वो तुम्हें बर्बाद करने के लिए आया था यहाँ पर। इसके पीछे का कारण तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो तुम्हें मारने आया था। दोस्तों, उन बाबा की बात सुनकर मुझे अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आने लगा कि मैंने बिना सोचे समझे दूर के जान पहचान के इंसान को अपने घर में बेवजह ठहरने दिया। खैर तभी उन बाबा ने घर में मंत्र के साथ घर का शुद्धिकरण किया और जब मम्मी ठीक हो गई तो हमने अपने घर में पूजा पाठ करवाई और फिर उसके बाद से फिर कभी भी हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। पर उस दुश्मन आदमी जिसका नाम कालीचरण था, पता नहीं उसका क्या हुआ, ये मुझे आज तक मालूम नहीं चला। खैर दोस्तों, भगवान की कृपा से आज सब कुछ ठीक ठाक है और अब मेरी शादी भी हो गई है और मैं 2 बच्चों का बाप भी हूँ। पर वो हादसा दोस्तों आज भी मेरी जहन में बसा हुआ है और मुझे बार बार अपने आप पर गुस्सा आता रहता है। खैर दोस्तों, तब से अब तक सब ठीक ठाक है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।